हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस बार 2023 की परीक्षा दे रहे हैं। तो 2023 की परीक्षा जो हमारे छात्र इंटरमीडिएट की दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि उनको ये पता हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि कितने क्वेश्चन उन्होंने हल किए, कौन सा क्वेश्चन उनका गलत हो गया, अगले वीडियो में अगले परीक्षा में किस तरह से गलती नहीं करनी है, कितने नंबर आपको इस पेपर से मिलने वाले हैं। तो ये सब सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और जो इस समय कक्षा 11 से 12 में गए हैं, उन छात्रों के लिए भी विशेषकर लाभदायक होगा, जो अगले साल 2024 में अपना इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्रॉस करेंगे। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोनों के लिए है। जो पास हो गए, यानी आप लोग पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल हम लोगों की यही मनोकामना है कि आप लोग जितने भी इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं, सब अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और जो हमारे आने वाले क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अगले साल परीक्षा देंगे, उनके लिए उनके भी नज़रिए से बहुत ही रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक ये वीडियो है। तो कोई भी चूके ना, दोनों लोग देखें मिल करके आपने कितने नंबर किए, और हमारे जो नए वाले हैं वो देखें कि किस तरह से पेपर आता है। तो दोनों के लिए खास होने वाला है वीडियो। तो ले चलते हैं आपको इस प्रश्न पत्र की दुनिया में। आप देखते हैं, ये प्रश्न पत्र आपको दिया गया है। ये देखिए, हिंदी अनुक्रमांक आपको दिया गया, सामान्य हिंदी। और यहाँ पर देखिए पूर्णांक, देखिए आपका 100 का है, एक ही, मतलब पूरे 100 नंबर के एक ही प्रश्न पत्र होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। निर्देश आपको दिया गया है कि प्रश्न पत्र में 2 खंड है, का और खा, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो देखते हैं, ले चलते हैं आपको इसी ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। चलिए पहला हल करें। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो देखिए, पहले ऑप्शन ही आपका ये का कौन सा ऑप्शन सही है? तो भाषा योग वासिष्ठ के जो लेखक हैं वो है राम प्रसाद निरंजनी, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। सदल मिश्र की रचना, अगर आपने सही लगाया है तो आपका नंबर पक्का है। तो अगर सही नहीं लगाया तो आप मिस कर गए। तो और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पकड़ मजबूत करें। तो भाषा योग वासिष्ठ के जो लेखक हैं वो राम प्रसाद निरंजनी है। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। सदल मिश्र की रचना जो है वो किसकी है, ये आपको बताने हैं। तो सदल मिश्र की रचना है, क्या है? नास्केतोपाख्यान, यानी दूसरा सही है ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन सही है। चंद्रकांता संतत कृत की विधा क्या है? तो ये जो आपका चंद्रकांता संतत कृत के जो विधा है, यह है उपन्यास, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगर आपने चौथा ऑप्शन लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी नंबर आपका काटेगा नहीं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि आप कहते हैं वहाँ कापी, जो भी एग्जामिनर आपकी कापी जांचेगा, जो मूल्यांकन करेगा, उसने आपके नंबर को काटने के लिए वहाँ नहीं बैठा है। वो वहाँ जितना भी आप अपने हाथ से, अपने कलम से जितना भी पेपर करके आएंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि नंबर तुम्हारा कट गया है, फलाना है, धमाका है। ये सब तुम्हारा वहम है। ठीक है, जितने नंबर तक किए हैं उतने नंबर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो संपादक हैं वो किसके हैं? हिंदी प्रदीप के हैं, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। और अगला है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है वह है साहित्य और समाज। ठीक है, ये आपका इतना मतलब पहले में हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका अगला क्वेश्चन, कितनी नावों में कितने बार काव्यकृत, कितने, ये किसके मतलब ये किसकी है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय की। ठीक है, कौन ऑप्शन सही है इसमें?
तीसरा ऑप्शन सही है। छायावाद के प्रमुख विशेषता है, तो छायावाद के प्रमुख विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम। ये देखिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर सही किया तो आपको नंबर पूरे भरसक मिलेंगे। अगला देखिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ये ऑप्शन सही है आपका थर्ड, 1951 ईस्वी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपने सही लगाया तो बिल्कुल नंबर आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। घाखंडेन हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है कौन, ये आपको बताने हैं। तो यह है पद्यावत, रामचरितमानस, साकेत या पृथ्वीरासो। तो आपका ये है कौन सही है? पृथ्वीराज रासो, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य कृति है वो है ग्राम्या। क्या है? ग्राम्या। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हुआ। अब देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसमें आपको गद्यांश दिए गए हैं। मातृभूमि पर निवास कर, ये देखिए, ये अगला है, ये आपके गद्यांश दिए गए हैं, इनमें कुछ रेखांकित हैं, इसको आपको लिखना है। अगला इस तरह से क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से देखिए, इसका आंसर अभी हम पुनः सॉल्व करवाते हैं, लेकिन आपको पहले पूरा प्रश्न दिखा दें कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये है, ये देखिए। अगला देखिए, ये संस्कृत में पूछा गया है। संस्कृत में इसमें दो में से एक को आपको संदर्भ सहित उत्तर देना होगा। अगला देखिए, ये मुहावरे हैं। ठीक है, ये मुहावरे के बाद में ये आपको इसमें युग्म का आपको अर्थ इसमें छांटने हैं, कौन से अर्थ क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ये जानने की अनेकार्थी शब्द, एक शब्द, फिर शुद्ध वाक्य आपको लिखने हैं। उसके बाद में श्रृंगार रस ये लिखने हैं। फिर उसके बाद में समाचार पत्र या प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद के लिए विद्यालय में आपको आवेदन पत्र के लिए वो देना है, प्रार्थना पत्र, या ऋण प्राप्त बैंक में शाखा प्रबंधक को आवेदन लिखना है, आवेदन पत्र देना है। या और अंतिम में आपको दिया जाएगा कि इनमें से कोई लेखक का मतलब कोई पर निबंध लिखना है। राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण या आधुनिक शिक्षा। तो इतने क्वेश्चन आपके कुल रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको हल करा दिया गया था। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका ये, ठीक है। अब ये देखिए, आपको दिखाया गया है, ये देखिए क्या है, ये अब इससे उत्तर पूछ रहा है कि पहली बात आपको पूछना है कि ये क्या, इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ का शीर्षक राष्ट्रस्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, दोनों के आपको दिखाया गया है। ये देखिए, एक देखिए, एक यहाँ से है, ये तो ये जितने भी आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं ये उसके आंसर हैं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर होता है, ठीक है, ये उसका दूसरा का था। उसके उत्तर देखिए, ये अब इसके उत्तर में देखिए, ये है, इसमें और इसमें आपको एक ही करना है। ठीक है, तो देखिए इसके उत्तर ये आपको दिए गए हैं। इस कविता के शीर्षक में बताया गया है कि इस कविता में अभिनव मनुष्य है और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो जो ये कवि है, ठीक है, ये जो कविता है इसके मतलब ये जो है आज दुनिया के
आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है। ठीक है, ये इसका आपको लिखना है, ये इसी को बताया गया है। अब देखिए, आज के मनुष्य में किस प्रकार की विजय प्राप्ति है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज के मनुष्य में वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली है, ये पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता रहता है। तो मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता रहता है, क्योंकि मनुष्य ने जल, बिजली, वातावरण, ताप आदि सभी पर नियंत्रण कर रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कहीं पर व्यवधान नहीं बाकी का क्या अर्थ है। कहीं पर व्यवधान नहीं बाकी का अर्थ है मनुष्य के सामने अब कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसके मार्ग में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करे। ठीक है, और अगला है कि रेखांकित पंक्ति का भावार्थ। तो आज की दुनिया में विचित्र नवीन पंक्ति का भावार्थ यह है कि आज की दुनिया नई तो है परंतु बहुत बड़ी ही विचित्र है। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से स्वयं को हर दृष्टि से बहुत अधिक उन्नत और साधन संपन्न बनाकर अपनी क्षमता को अधिक बढ़ा लिया है, फिर भी दुर्भाग्य से उसमें विवेक का अभाव है। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक पर साहित्य परिचय दीजिए। तो ये देखिए, 3-3 ठो आपको दिए गए हैं, इनमें से एक एक करके लिखना होगा। ठीक है, तो का खंड और खा खंड से एक एक आपके कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। तो प्रोफेसर जी रेड्डी या आचार्य द्विवेदी, और इनमें से चाहे जिसको लिख डालेंगे, या आपको जयशंकर प्रकाश महादेव। अब आपने जो लिखा है वो देखिए, मैंने आपको दिया है जी सुंदर रेड्डी का। तो जी सुंदर रेड्डी का आप देखिए क्या है जीवन परिचय, कि रेड्डी का जन्म 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्या आपने यही लिखा है? अगर ये लिखा है तो वो वाकई में आप बिल्कुल अच्छे अंक के हकदार हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई है। वह उच्च शिक्षा हिंदी में श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रोफेसर जी रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र प्रदेश में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। 30 मार्च 2005 में उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, चले गए भैया। श्रेष्ठ विचारक देखिए, सजग, समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण के भाषाओं के मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी प्रकांड पंडित थे। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर यानी MA, स्नातक और स्नातकोत्तर में अंतर है। स्नातक यानी BA, स्नातकोत्तर माने MA। अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किया। ठीक है, ये कृतियाँ, प्रोफेसर रेड्डी ने अब तक 8 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इनकी जिन रचनाओं में साहित्य संसार परिचित है। इनके साहित्य को निम्न प्रकार है: साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु। ठीक है, ये चीज़ है। भाषा शैली, प्रोफेसर रेड्डी का भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और साहित्यिक खड़ी बोली, जिसमें सरलता, स्पष्टता और सहजता का गुण विद्यमान था। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को प्रभावशील बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान, रेड्डी जी का हिंदी साहित्य में उच्चकोट के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्ट दिखाई दिया है। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी एक ही आपको करना है। आपने अगर इसको किया है तो कोई भी एक ही कवि के करने हैं। उपन्यास आलोचक, संस्कृत के योगीन व्याख्यात हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 1907 के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष के ज्ञान उन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। वरासत में पाई गए हो, है ना।
1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1940 में 1950 तक ये शांत निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। ठीक है। साहित्यिक सेवाएं देखिए क्या क्या किया इन्होंने। निबंधकार में, आलोचक के रूप में, उपन्यास में। देखिए जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो कक्षा 11 से 12 में जा रहे हैं वो इसको नोट कर लें। ठीक है। और अपनी कॉपी और पेन पर विश्वास रखें और इसको नोट करते रहें। अगला मैंने दिया महादेवी वर्मा। किसी एक का ही लिखना है तो वर्मा जी का भी लिख दिया। देखो महादेवी वर्मा का किस तरह से। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक प्रतिष्ठित शिक्षित कायस्थ परिवार में 1907 में हुआ था। इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत ज्ञाता तथा साधारण कवित्री थी। नाना व माता के गुणों का प्रभाव ही महादेवी जी पर पड़ा। ओहो। 9 वर्ष की छोटी सी आयु में ही विवाह हो जाने के बावजूद उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। विवाह के बाद उन्होंने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। उन्होंने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा अर्जित की। उनकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद 1933 से प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाचार्य पद से सुशोभित किया गया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा केसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और क्या हुआ 1983 में भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है। साहित्यिक विद्या भी देखिए। छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण, भावुकता होने के कारण उन्हें काव्य में रहस्यवाद, वेदनावाद, अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्त हुई। ठीक है। कृतियां देखो। इनकी प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह निहार है। रस्म संग्रह में परमात्मा के मधुर वचनों संबंधों पर आधारित गीत संकलित है। नीरजा में प्रकृति प्रधान गीता संकलित है। सांध्य गीत के गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। ठीक है। ये सब देखिए उसमें काव्य विशेषता है। शैली, लाक्षणिकता, छंद, अलंकार। अगला देखिए। अगला आपको दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी को भी देख लीजिए। छायावाद के प्रवर्तक एवं नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुंघनी साहू के वैश्य परिवार 1990 में हुआ था। माता पिता एवं बड़े भाई के देवावसान के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी की व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्व को वहन करना पड़ा, यानी पूरी जिम्मेदारी आ गई। घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ओहो। ये देखिए इन्होंने घर पर ही रह करके आप इतनी कठोर मेहनत से इतनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों ज़रा अपने पर दिमाग डालो कि इतने सुविधा होने के बावजूद लोग पढ़ते नहीं हैं। तो धन्य है वो लोग, धन्य है वो काव्येश्वर, धन्य है वो कवि। ओहो। अत्यधिक विषम परिस्थितियों में भी जीवटता के साथ झेलते हुए युग स्रष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्ण रचना सुमन अर्पित करता हुआ 14 नवंबर 1937 निष्प्राण हो गए, यानी देवासान हो गया। साहित्यिक कृतियाँ देखिए। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। साथ ही उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। प्रसाद जी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। कृतियाँ देखो। इनकी कृतियाँ चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना आंसू आदि हैं। 4 प्रबंधात्मक कविताएं शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता अत्यंत चर्चित रही है। नाटक कौन से चंद्रगुप्त,
स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, है ना, ये सब है। अगला देखिए, अब इनमें से देखिए जयशंकर महादेवी या सच्चिदानंद, ये तो हो ही गया। अभी देखिए ध्रुव कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या पंचलाइट या बहादुर कहानी के सारांश लिखिए। तो बहादुर कहानी का सारांश देखिए, दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष तक एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की हैं। माँ की पिटाई के वजह से वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता के साथ उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर कहती हैं। दिल हटा दिया तो क्या हो जाए, बहादुर बन गए। दिल बहादुर से बहादुर बन गए। लोग और जोड़ते हैं, इनका नाम ही कट गया। जब स्वतंत्र दिल बहादुर नौकर बहादुर बन गया। परिश्रमी और हंसमुख बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपने मेहनत से पूरे घर को न कि केवल साफ सुथरा रखता बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने पर परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम तलबी एवं कमज़ोर या आलसी बन गए। इतना काम करने के बावजूद वो हमेशा हंसता ही रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रातों में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता था। किशोर की बदतमीजी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो शान शौकत तथा रोब दाब से रहना चाहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके मन में थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो बहादुर को गालियाँ देता। छोटी छोटी गलती पर वो बहादुर को पीटता भी था। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और देर बाद घर में कामों में पूर्ववत जुट जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना। धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा और वो उसने बहादुर के लिए रोटियां सेकने बंद कर दी। वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी। मारपीट एवं गालियां के कारण बहादुर से गलतियों एवं भूलें अधिक होने लगी। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए घर में खो जाने की बात कही। सभी ने बहादुर पर ही शक किया। बहादुर के लगातार ना कहने के बावजूद भी उसे डराया, धमकाया और पीटा गया। क्योंकि बहादुर पर लगा यह आरोप झूठा था, इसलिए वह लगातार इससे इनकार करता रहा। अंत में लेखक ने भी उसे पीटा। बहादुर के प्रति घरवालों का कटुतापूर्ण व्यवहार। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह धुतकारने लगे। बहादुर भी बहुत ही खिन्न रहने लगा। अब उसके अंदर परिवार के लोगों के प्रति अपमान नहीं रह गया। अंदर से वह बड़ी बेचैनी और बंधन महसूस कर रहा था। बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से वो लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर पर ही छोड़कर कहीं चला गया। वह अपना भी कोई सामान लेकर नहीं गया था। निर्मला, उसके पति और किशोर की उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वो जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने चुराए थे। सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो ये तो है शेर बहादुर की कहानी भैया। दिल बहादुर की शेर बहादुर। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें आपको देना है, ठीक है। ये तो आपके
ऊपर डिपेंड करता है कौन श्रवण कुमार खंड काव्य का क्या देना है आपको। अगला देखिए, एक संस्कृत में ये देखिए पैराग्राफ है, इसका आपको हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो देखिए हमने अथवा का करके दिया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है। देखिए अनुवाद, बौद्ध काल में सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु आज ये राष्ट्रीय सिद्धांत राष्ट्रीय के परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति का साधन है। राष्ट्रीय नायक के जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके देखिए ठीक है, चीन देश से भारत की मित्रता हुई है क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नौ राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है तथा वह इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। ये तो था आपका। इसमें देखिए एक और है, ये आपका श्लोक है, श्लोक का भी संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी आपको। तो देखिए पहले का आपका प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषिरत्नानि पाठ से उद्धृत है। भाषाओं की देवी देववाणी संस्कृति सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। निश्चित ही उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर उसे सुशोभित करने वाले हैं। दूसरा देखिए, ये भी वही चीज़ है, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। सोच विचार कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों लोभी अर्थात गुणों पर रिझने वाले संपत्तियों स्वयं वर्णन करती है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए आपको इसमें से एक का अर्थ लिखना है। ठीक है, जैसे अंगूठा दिखाना, धोखा देना, पहाड़ टूट पड़ना, है ना, विपदा खड़ी हो जानी या बहुत ही दुख पड़ना, धूल में मिलना, पानी पानी हो जाना यानी शर्मसार हो जाना। और इसको अपने वाक्य में आपको प्रयोग करना होगा। ठीक है, इसको आपको अपने वाक्य में आपको इसको मिलाना भी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन कीजिए। पहला है हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हिमालय का क्या होगा, देखिए यह है हिमालय का जो होता है वह हिमधन आलया यानी सा सही है आपका, सा आपका सही है। कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद क्या है, हाँ तो इसका सही है कठधन उपनिषद, ये आपका सही है। दूसरा बा खंड क्या सही है, बा सही है, कठधन उपनिषद। और तीसरा है अन्वेषणम का सही, तो अनुधन एषणम, अनुधन एषणम। ये आपके तीनों जो विकल्प हैं ये आपके, अगर आपने सही लगाया है इसको तो आपका तीनों नंबर सही होगा। और अगर हमारे जो नए भाई हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो अगर नहीं जानते तो इसको आप लोग रट लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। ठीक है, विभक्ति और वचन बताने हैं इसमें आपको। कौन कौन से है, आत्मन शब्द में विभक्त और कौन सी वचन है।
तो पहले में क्या है आपका सप्तमी विभक्त एक वचन, कौन सही है? ये द खंड आपका सही है, सप्तमी विभक्त और एक वचन सही है। ठीक है। और आपका जो दूसरा है, दूसरा जो है वो क्या है? नामना, नाम 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 नान शब्द की विभक्ति क्या है? तो इसमें आपकी जो विभक्ति है वो क्या है? सप्तमी विभक्ति और एक वचन, ये भी सही है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जी, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। तो पहले में देखिए क्या है? सकल सकल, तो सकल पदार्थ है जगमाही, सकल माने संपूर्ण, तो एक सकल में संपूर्ण होता है और सकल माने होता है खंड। तो क्या सही है? पहला का जो सही है वो है बाखंड। ठीक है। ये अस अंशु, अस और हाँ, अस और अंश का कौन सही है? भाग और चंद्र, भाग और चंद्र, यानी दूसरे का कौन सही है आपका? हाँ, अस और अंश का जो अर्थ होता है वह है भाग और सूर्य। हाँ, पहला सही है। क्या सही है? पहला, ये सही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक के दो दो अर्थ लिखो। तो किसी एक का लिखना है, लेकिन इसमें तीन दिए हुए हैं। तो देखो, मित्र का क्या होता है? मित्र का होता है दोस्त। जैसे आपने लिखा मित्र का, तो ये पहला हो जाएगा दोस्त है, और अगला हो गया सूर्य। इसके दो अर्थ हो गए, दोस्त और सूर्य। ठीक है। और जलज का अगर आपको लिखना है तो जलज का भी लिख दीजिएगा शंख और शेवार। जलज का हो जाता है क्या? शंख। जलज माने होता है शंख, शंख, और एक हो जाएगा शेवार। ठीक है। शंख और शेवार, शंख और शेवार कहीं लिख लीजिएगा, शंख और शेवार इसका नाम होता है। ठीक है। तो दो ही करने हैं, दो कर दीजिए, बहुत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्द का चयन कीजिए जिसका कभी अंत ना हो। ठीक है। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। ठीक है। तो ये सब है आपके। ये देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शुद्ध वाक्यों को लिखिए। किन्हीं के दो शुद्ध वाक्य लिखिए। महादेवी वर्मा एक अच्छी कवित्री है। यहाँ देखिए कवित्री लिख दिया गया, तो यहाँ पर आपको सही करना होगा कवयित्री, कवयित्री। ये जो मानता चढ़ा हुआ है यही गलत हो गया। तो महादेवी वर्मा एक अच्छी कवित्री है, कवि नहीं, ये पर छुट्टी का मानता चढ़ा है, इसको हटा दीजिएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। या जो अगर आपने हटाया है तो सही हो गया। ठीक है। और इसमें अगले देखिए, मैंने अनेक बार यात्रा की, अनेकों नहीं, मैंने अनेक बार यात्रा की है। ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखिए, रस रस श्रृंगार रस और वीर अथवा वीर रस की एक परिभाषा लिखने। श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा छंद और या कुंडलिया छंद आपको बताने हैं कि क्या क्या है। ठीक है। और एक एक यानी दो दो नंबर मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं श्रृंगार रस में। पहले श्रृंगार रस आ गया भैया। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, देखिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रीत है। रीत का सामान्य अर्थ है प्रीत, अर्थात किसी
मनोकूल प्रिय व्यक्ति की ओर से मन का झुकाव या लगाव है। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर के विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से अस्थायी भाव जागृत होती है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। क्लियर? इसके अंतर्गत पति पत्नी, नायक नायिका प्रेम का वर्णन होता है। इसमें पुरुष और पर नारी के प्रेम वर्णन का निषेध होता है। श्रृंगार रस में अवयव इस प्रकार हैं। ये ठीक है, उदाहरण भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस अलंकार के अंतर्गत एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध करा करके पूरे काव्य को विशिष्ट अर्थ प्रदान करने में सक्षम होता है। जैसे सुवर्ण को सोढ़े फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस काव्य पंक्ति में सुवर्ण के कई अर्थ ध्वनित हो रहे हैं। सुवर्ण का अर्थ यहाँ पर कवि, कविचारी, व्यभिचारी और चोर से संबंधित है। ठीक है, तो ये है आपका। अगला है सोरठा छंद। दोहे का सोरठा रूप उल्टा रूप सोरठा का, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सम छंद है, अर्थात इसको पहले, तीसरे और दूसरे चौथे चरणों की मात्राओं की संख्या समान रहती है और इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक सम चरणों में ही होता है और सम चरणों के अंत में झरण का निषेध होता है, जैसे ये। ठीक है, अब कुंडलिया किसे कहते हैं? ये कुंडलिया भी आ गया भैया कि यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा और पश्चात में 2 छंद रोला के होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये कोई संगी उत नहीं है, इत ही को संग। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति विद्यालय में देना या ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन लिखना। तो देखिए, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, कहाँ आप विश्वेश्वरगंज, बहराइच, गोंडा, जहाँ भी हों वहाँ पर आप अपने एड्रेस को लिखना। भैया इसमें भारतीय स्टेट बैंक आपको लिखा हुआ है बाजार मेरठ, तो आप जहाँ के होंगे वहाँ पर आपको लिखना होगा। तारीख आपकी फला तारीख, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन लिख देना। शिक्षा ऋण प्राप्त के संबंध में विषय है आपका मान्यवर, सबने सूचित करना चाहती हूँ, या अगर आप लड़की हैं तो चाहती हूँ, अगर आप मतलब लड़का हैं तो चाहता हूँ, यानी अपने आप लिंग के अनुसार लिखेंगे। मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मेरा चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा, राजधानी क्षेत्र आप अपने क्षेत्र में लिखेंगे, जो भी है वहाँ पर लिखना। अतः आपसे निवेदन है कि संबंध औपचारिकता पूरी करते हुए मुझे निजी उच्च शिक्षण संस्थान में यानी पढ़ने के लिए ऋण देने की कृपा करें या उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद। भाव दिए, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, फलाना कुछ ना, इसे यक्ष लिख देना। ठीक है, अगला देखिए, ये आपको अब आ गया अंतिम पंक्ति, अंतिम पड़ाव है आपका, जिसमें आपको एक निबंध लिखना होगा। और निबंध आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण और निवारण, आधुनिक शिक्षा या राष्ट्रीय एकता। तो मैंने तो यहाँ पर पर्यावरण को लगा दिया। पर्यावरण देखिए, शीर्षक आप लिख देंगे पर्यावरण क्या है, संकेत बिंदु पर्यावरण तात्पर्य प्रदूषण के कारण, भूमिका प्रदूषण के विभिन्न कारकों, पहलू है ना। अब आप यहाँ लिखेंगे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं संपूर्ण मानव जीवन के अस्तित्व को समाप्त कर सकने में सक्षम इस वैश्विक समस्या पर अब समस्त विश्व समुदाय एकजुट है और इसके निवारण के उपायों में खोज में जुटा हुआ है। तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, प्रदूषण के कारण बताना है,
उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। अब जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है ना, इनसे भी इसके कारण हो रहे हैं, ये सब देखिए आप लिख देंगे। प्रदूषण के दुष्परिणाम, है ना, प्रदूषण के निवारण के उपाय, फिर आप ये फिर अंतिम में उपसंहार कर देंगे, बस आपका काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज आपका पेपर। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। सुबह खैर, जय हिंद, जय भारत।